हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद अनुष्का में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई क्लास में जो कि आनुवंशिकता एवं जैव विकास का लेक्चर नंबर 6 है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? जैव विकास। आज की क्लास में हम जैव विकास को समझेंगे कि आखिर ये क्या है। जैव विकास यानी कि जीवों में होने वाला विकास। तो जैव विकास का मतलब क्या होता है कि सरल प्रकार के पूर्वजों से परिवर्तन के फल स्वरूप जटिल जीवों का बनना विकास या जैव विकास कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जो जीव होते हैं उनमें क्या होती है, विभिन्नता आती है, यानी कि परिवर्तन होता है जन्म के दौरान। तो धीरे धीरे एक टाइम पे क्या होता है कि उसमें कई कुछ ज्यादा ही परिवर्तन हो जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जब होता है कुछ न कुछ विभिन्नताएं आती हैं। तो जब वो विभिन्नताएं आती हैं तो उसके दौरान जो जीव बनते हैं उन्हें क्या होता है, उसके दौरान जीव बनते हैं तो अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। तो वो क्या है, एक विकास यानी कि जीव में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो यही इसका मतलब, तो यही क्या है, जैव विकास। जैव विकास होता है कैसे, अब हम इसको एक उदाहरण के जरिए समझेंगे। एक उदाहरण लेंगे। उदाहरण क्या, एक भृंग का। भृंग यानी कि बीटल। बीटल। तो भृंग क्या है? भृंग एक कीड़ा है। तो हमने क्या लिया कि 12 भृंगों का एक समूह लिया। क्या? 12 भृंगों का हमने क्या लिया, समूह लिया। और ये जो 12 भृंग है ये किस रंग के हैं? लाल रंग के हैं। 12 भृंग कैसे हैं? लाल रंग के हैं। क्या हमने क्या एग्जांपल लिया? भृंग का। भृंग क्या है? कीड़ा है। तो 12 भृंगों का समूह, और भी वो भी जो भृंग किस कलर का है? लाल रंग का है। तो अब ये भृंग है, इन्हें क्या करते हैं, जो कौवे होते हैं वो खाते हैं। भृंग को जो कौवा होते हैं वो क्या करते हैं, इसको खाते हैं। क्या करता है? भृंग को खाता है। भृंग को खाता है। अब अब क्या हुआ कि एक कंडीशन आती है, यानी कि प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति में लिखेंगे। हमने देखिए, फिर समझिए हमने क्या लिखा। हमने क्या लिया, जैव विकास को उदाहरण के जरिए समझेंगे। तो उदाहरण हमने क्या लिया? भृंग का उदाहरण लिया। भृंग एक कीड़ा है जो कि लाल रंग का, और कितने भृंग हमने लिए? 12 समूह में। और भृंग को क्या कहते हैं, जो कौवा है वो खाता है। ये आपको क्या करना है कि कल्पना करना है, यानी कि सोचना है कि सोचिए 12 भृंग उनको क्या करें, कौवे खा रहे हैं। तो उसके बाद अब यहाँ पर एक पहली स्थिति आती है। इसमें क्या होता है कि हमने क्या देखा, जनन में क्या आती है? विभिन्नताएं। और ये जो मतलब जो ये भृंग है ये क्या करती है? लैंगिक जनन करते हैं। आपको ये भी सोचना है कि क्या करते हैं? लैंगिक जनन। तो इस दौरान क्या होगा कि इसमें मतलब कोई परिवर्तन आ गया, मतलब कोई घटना हो गई जिसकी वजह से जो भृंग है, एक भृंग हरे रंग का हो गया। तो एक भृंग क्या हो गया? हरे रंग का। इसमें क्या है कि जनन के दौरान क्या विभिन्नताएं आती है, तो ये क्या है, ऐसे विभिन्नता आगे कोई मतलब एक संयोग हो गया कि जिसकी वजह से जो एक एक भृंग उसमें हरा रंग का उत्पन्न हो गया। ठीक। तो जब एक भृंग हरे रंग का है तो फिर जब ये भृंग अपनी संतान को जन्म देगा तो सारी संतानें कैसे रंग की होंगी? हरे रंग की। सारी संतान हरे रंग की क्या होंगी? जब एक भृंग क्या हो गया? हरे रंग का हो गया। तो जब वो अपनी संतान को जन्म देगा तो जो होने वाली संतान, वो सारी संतानें कैसी होंगी? हरे
हरे रंग की होंगी। तो अब जब हरे रंग की होंगी तो जो ये क्या होती है, जो भृंग होते हैं वो कहाँ पर रहती है, झाड़ियों में। जो ये भृंग है ये कहाँ रहती है, झाड़ियों में रहती है। झाड़ियों में कहाँ रहती है, झाड़ियों में। झाड़ी कैसे रंग की है, हरे रंग की है। तो अब क्या होता है कि जब जो अब एक साथ क्या है, हरे वहां पर क्या है, हरे झाड़ियों में हरे रंग के भी भृंग है और लाल रंग के भी भृंग है। कहाँ पे, झाड़ी में। झाड़ियों में हरे व लाल दोनों रंग के, दोनों रंग के क्या है, भृंग है। अब क्या होगा, जो हरे रंग के भृंग होंगे वो क्या हो जाएंगे, झाड़ियों में मतलब झाड़ियों में रहेंगे तो जो कौवा है उन्हें पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि वो क्या, झाड़ियां भी हरे रंग की है। और जब झाड़ियां भी हरे रंग की और जब हरे रंग के भृंग उसमें रहेंगे तो वो उन्हें नहीं पहचान पाएंगे। इस दौरान क्या होगा कि जो कौवा होगा वो कौवा हरे रंग, जो हरे रंग के भृंग को नहीं पहचान पाएगा। किसको, हरे रंग के भृंग को नहीं पहचान पाएगा, नहीं पहचान पाएगा। क्या हुआ, जो कौवा है वो हरे रंग के भृंग को नहीं पहचान पाएगा। और लेकिन क्या वो कौवा क्या खाए, वो लाल रंग के भृंग को पहचान लेगा। इस वजह से वो लाल रंग के भृंग को क्या करेगा, खाएगा। लाल रंग के भृंग को क्या करेगा, खाएगा। तो जब यहाँ पे ये क्या करेगा, जब लाल रंग के भृंग को खाएगा तो हरे रंग में क्या मतलब, तो हरे रंग में क्या होता है कि वृद्धि होगी और लाल रंग के भृंग में कमी होगी। इस दौरान क्या होगा कि हरे रंग के हरे रंग के भृंग में हरे रंग के भृंग में क्या होगा, वृद्धि होगा। क्योंकि वो तो क्या है, वो तो बच गए कौवे से, तो हरे रंग के भृंग में क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा। जबकि जो लाल रंग के भृंग है, जबकि लाल रंग के भृंग में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी। लाल रंग के भृंग में कमी आ जाएगी। तो जब इस तरह कौवा क्या करेगा, हरे रंग के भृंग को नहीं खाएगा, यानी कि उसे पहचान ही नहीं पा रहा तो वो खाए कैसे, और लाल रंग के भृंग को खाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से वो क्या कर रहा है, चयन कर रहा है। कैसा चयन, प्राकृतिक चयन। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राकृतिक चयन। क्या हो रहा है यहाँ पे, और किसके द्वारा हो रहा है, कौवे के द्वारा हो रहा है। कौवे के द्वारा, कौ के द्वारा क्या हो रहा है कि जो भृंग है उन भृंगों का किस भृंग, यहाँ पे ले ली, भृंगों का हो रहा है। प्राकृतिक चयन किसका हो रहा है, भृंगों का, वो भी किसके द्वारा, कौओं के द्वारा। तो प्राकृतिक यानी कि प्रकृति उसे खुद ही चुन रही है, जो कि एक प्राकृतिक चयन हो रहा है, लेकिन किसके द्वारा हो रहा है, कौवे के द्वारा। क्योंकि वो क्या कर रहा है, केवल वो हरे रंग को तो पहचान नहीं पा रहा है, तो वो केवल लाल रंग को ही पहचान खा पा रहा है, भृंग को। तो प्राकृतिक चयन का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक चयन का मतलब ये होता है कि जो अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लें, यानी कि उस प्रकृति में वो रहने योग्य हो जाए। तो जो रंग, वो हरा रंग क्या है, उसमें उसको प्रकृति के ढलने के लिए क्या है, उसके लिए अनुकूल है वो भृंग के लिए, जिसकी वजह से कौवा उसे
इसलिए नहीं खा पा रहा है। तो ये प्राकृतिक चयन है। प्राकृतिक चयन को भी अलग से और अच्छे से समझाएंगे। तो अब यहाँ पे जानिए कि जो ये हो रहा है वो क्या हो रहा है, कौवे के द्वारा क्या हो रहा है, चयन हो रहा है। इस चयन को हमने क्या कहा है, प्राकृतिक चयन। और किसका हो रहा है, भृंगों का हो रहा है। तो ये हमारे क्या, ये हमारा प्रथम स्थिति था। कौन सी स्थिति, प्रथम स्थिति। अब हमारी आ जाती है दूसरी स्थिति। तो आप इसको लिख लीजिए। अब हम क्या देखेंगे, दूसरी स्थिति को। अब हमारी आती है दूसरी स्थिति। कौन सी, दूसरी स्थिति। अब दूसरी स्थिति में क्या होता है कि अब हमने क्या किया, फिर से अब हमने जो 12 भृंग है फिर से उन्हीं को हमने लिया। तो जो 12 भृंग कैसे, लाल रंग के, कैसे, लाल रंग के भृंग है, लाल रंग के भृंग। अब क्या हुआ कि जो लाल रंग के भृंग है, इनमें से एक भृंग कैसा हो गया, नीला रंग का। एक भृंग कैसा हो गया, नीला रंग का। क्या हो गया, एक अचानक से मतलब कोई वो परिवर्तन आ गया, इसमें विविधता आ गई। तो क्या हुआ, अब की क्या हुआ कि जो भृंग है वो कैसा हो गया, नीले रंग का। केवल एक भृंग ना। तो अब क्या होगा कि जब ये भृंग नीले रंग का हो गया, तो जब अब इसकी संतानें होंगी वो भी कैसी होंगी, नीले रंग की। सारी जो संतानें होंगी, सारी संतानें वो कैसे होंगी, नीले रंग की। नीले रंग की होगी। कैसे होंगे, नीले रंग की। अब मान लीजिए कि ये भी दोनों कहाँ है, झाड़ियों में है। यहाँ पर लाल व लाल व नीले रंग की, नीले रंग के जो भृंग है वो कहाँ पर है, झाड़ियों में। ये जो भृंग है वो कहाँ पर है, झाड़ियों में है। तो अब मान लीजिए क्या हुआ कि एक हाथी आया, और हाथी हाथी जो झाड़ियों पे, हाथी ने क्या रखा, अपना पैर, हाथी का पैर। यानी कि जो झाड़ियां हैं उन पर क्या पड़ा, हाथी का पैर पड़ गया। अब उस दौरान क्या हुआ कि जब हाथी का पैर पड़ा तो जो लाल रंग के भृंग है, कौन से, लाल रंग के भृंग, लाल रंग के भृंग कुछ, यानी कि कुछ जो लाल रंग के भृंग हैं, कुछ लाल रंग के भृंग वो क्या हो गए, नष्ट हो गए, नष्ट हो गए। तो क्या हुआ कि जब लाल रंग के जो भृंग है वो क्या कुछ नष्ट हो गए, कुछ नहीं, इसमें यहाँ पे लिख दिया ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। यानी कि जो ज्यादातर, ज्यादातर भृंग थे लाल रंग के, ज्यादातर, ज्यादातर के जो लाल रंग के भृंग है वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। अब क्या हुआ कि जब ज्यादातर लाल रंग के भृंग जो है नष्ट हो गए, उस दौरान अब यहाँ पे ये सोचिए कि कि क्या हुआ, केवल लाल रंग के जो भृंग है वो ज्यादातर नष्ट हुए। और जो नीले रंग के भृंग थे, नीले रंग के, नीले रंग के भृंग वो क्या हो गए, बच गए, बच गए। यहाँ पे आपको क्या करना है कि बस सोचना है कि संयोग से जो नीले रंग के भृंग है वो क्या हो गए, बच गए। ठीक। तो अब जब इस दौरान नीले रंग के जो भृंग है वो बच गए, तो जो नीले रंग के जो भृंग है, जो ये नीले रंग के भृंग है उनकी संख्या क्या हो जाएगी, भृंग की संख्या,
भृंग की नीले रंग के भृंग की संख्या क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और जो लाल रंग के भृंग है उनमें क्या आ जाएगी? कमी, यानी कि वो बहुत कमी रहेंगे। लाल रंग के भृंग में क्या आ गई? कमी आ गई। ठीक। लाल रंग के भृंग में मतलब कि जो नीले रंग की अपेक्षा लाल रंग के भृंग है उनमें क्या आ गई? कमी आ गई। ठीक। तो जब इनमें कमी आ गई तो इनकी जो पॉपुलेशन है, इनकी समष्टि होगी, तो इनकी समष्टि क्या होगी? छोटी हो जाएगी। समष्टि क्या हो जाएगी? छोटी। समष्टि का मतलब होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। तो इनकी जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो कम हो जाएगी। ठीक। लाल रंग के भृंग की, और जो नीले रंग के भृंग है इनकी समष्टि क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। समष्टि क्या हो जाएगी? बड़ी। यानी कि जब जब जीव जिसमें ज्यादा है तो उनकी वो उस जीव की समष्टि क्या होगी? बड़ी होगी। और जो जीव कम होंगे उस जीव की क्या होती है? समष्टि छोटी, यानी कि पॉपुलेशन। तो ये क्या हो गया? ये इनकी इनके नीले रंग में क्या होगी? समष्टि बड़ी होगी। और जो लाल रंग के भृंग है उनमें क्या होगी? कमी, यानी कि उनकी समष्टि छोटी हो गई। तो जो छोटी समष्टि पर छोटी समष्टि पर क्या होता है? छोटी समष्टि पर जीन की आवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है। जीन की आवृत्ति में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। क्या होगा? जीन की आवृत्ति में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो इससे क्या होता है? जो छोटी समष्टि उस पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। जीन की आवृत्ति पर क्या एक प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक अपवाद का। अब इधर मैं इधर लिख ले रही हूँ, इधर जगह नहीं है। आनुवंशिक अपवाद का क्या कहते हैं? सिद्धांत। इसे ही हम इसे हम कहते हैं, इसको हम आनुवंशिक अपवाद का जो सिद्धांत है इसे हम अभी आगे चल के और अच्छे से देखेंगे। तो हमने क्या देखा कि जो छोटी समष्टि है उस पर उनके जीन की आवृत्ति पे क्या कर रहा है? क्या पड़ रहा है? प्रभाव पड़ रहा है। तो यही क्या है? आनुवंशिक अपवाद का सिद्धांत है। इसको और अच्छे से हम आगे जानेंगे। तो अब हमारी आती है तीसरी, तो यहाँ पे अब हमारी क्या आती है? तीसरी स्थिति। ठीक। तीसरी स्थिति में क्या होता है कि जो मतलब ये क्या रहते हैं? झाड़ियों में। कहाँ पर? भृंग कहाँ रहते हैं? झाड़ियों में। कहाँ पर है? भृंग झाड़ियों में है ना? भृंग झाड़ियों में है। तो कुछ कुछ मतलब वो है कि जिसकी वजह से झाड़ियों की जिसमें पत्तियां हैं उनमें क्या हो गया? रोग आ गया। क्या हो गया? रोग लग गया है। ठीक। अब क्या होगा? जो भृंग क्या है? वो जो पत्तियां हैं उन्हीं से वो क्या करती है? पोषण करती है, उन्हें खाती है। तो जब उसमें अगर रोग लग जाएगा तो क्या होगा? अगर पत्तियों में रोग लग जाएगा तो भृंग को क्या नहीं मिल पाएगा? पोषण। रोग लग गया। अब क्या होगा? अब भृंग का पोषण नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। अब जब भृंग पोषण नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? जो भृंग होंगे वो कैसे हो जाएंगे? भृंग भृंग जब उनका पोषण नहीं होगा तो वो क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। यानी कि
जब भृंग कमजोर हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, उनको पोषण नहीं मिले तो एकदम दुबले पतले, यानी कि जो ये भृंग है, मान लीजिए कि भृंग है, अब इनको पोषण नहीं मिल रहा है, तो पोषण न मिलने की स्थिति में कैसे हो जा रहे हैं, एकदम दुबले पतले, कैसे एकदम दुबले पतले हो जा रहे हैं। ठीक, तो अब क्या होगा कि जब ये दुबले पतले हो गए, फिर क्या होगा, फिर क्या होगी, पत्तियां कुछ वर्षों बाद क्या होगी, पत्तियां सही हो जाएंगी, क्या होंगी, कुछ वर्षों बाद, अब मान लीजिए कुछ वर्षों बाद जो पत्तियां हैं वो क्या हो गई, सही हो गई, कुछ वर्षों बाद पत्तियां क्या हो गई, सही हो गई। जब कुछ वर्षों बाद पत्तियां जो है वो सही हो जाएंगी, तो फिर ये इनको, जब कुछ वर्षों बाद पत्तियां सही हो जाएंगी तो जो भृंग है इनको क्या मिलने लगेगा, फिर से पोषण मिलने लगेगा। क्या मिलेगा, पोषण। तो जब इन्हें पोषण फिर से मिलने लगेगा तो ये फिर से क्या हो जाएंगी, पोषण के दौरान ये फिर से अपनी स्थिति में आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आता है कि, यानी कि जब ये दुबले पतले हो जाती हैं, तो जब ये दुबले पतले हो जाएंगे जो भृंग है, तो इनके लक्षण, जो इनकी संतान होगी, संतान संतान इनकी तरह नहीं होगी, यानी कि जो इसका दुबलेपन का लक्षण है वो इनकी संतान में नहीं जाएगा, संतान में। तो हमने क्या कहा कि जब ये इनमें पोषण नहीं हो रहा था उस टाइम पे, ये भृंग कैसे हो गए थे, दुबले हो गए थे। तो जब उस दौरान ये जनन करेंगे तो जो संतान में ये लक्षण, जो दुबले होने का लक्षण है, वो इनकी संतान में नहीं जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि जो संतान कैसे होंगे, संतान इसी तरह अपने एक नए जीव बनेंगे, इस तरह उनमें ये लक्षण है, ये बात यहाँ पे ये बात है कि ये जो लक्षण है ये उसमें नहीं जाएगा। तो इस तरह क्या होता है कि ऐसे, अब हमने क्या देखा, इसमें 3 कंडीशन देखे, उसमें क्या हुआ कि जो अगर एक लक्षण जो समान है वो क्या आगे जाके पीढ़ी दर पीढ़ी एक सामान्य लक्षण बन जाता है, जो मतलब हमने कंडीशन देखा उस दौरान जो हमें प्राप्त हुआ वो क्या हो जाती है, एक सामान्य आगे जाके क्या बन जाता है, लक्षण बन जाता है, सामान्य लक्षण, क्या बन जाता है, सामान्य लक्षण। इस दौरान सामान्य ये जो लक्षण होता है वो जैव विकास का आधार बन जाता है, किसका, जैव विकास का क्या बन जाता है, आधार। तो ऐसे यानी कि हमने क्या देखा कि सब में कोई न कोई कारण, कुछ न कुछ, यानी किसी पे जीव पे कोई प्रभाव पड़ रहा है, तो दूसरे की संख्या अधिक हो रही है, तो इस प्रकार से क्या आ रही है, एक विभिन्नता आ रही है, जिसकी वजह से वो आगे जाकर एक नई जीव बनता है। तो यही क्या है कि एक विकास है कि पीढ़ी 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 दर पीढ़ी एक परिवर्तन आके जो यानी कि उसमें वर्गीकरण हो रहा है, तो वर्गीकरण और विकास क्या एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो उनमें क्या हुआ, परिवर्तन आया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, आगे चल के जीवों में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो हमने इस उदाहरण के जरिए समझा। तो अब हम क्या जानेंगे, जो हमने प्राकृतिक चयन और आनुवंशिक अपवाद का सिद्धांत है उसको जानेंगे हम। तो चलिए उसको जान लेते हैं कि आखिर ये दोनों है क्या। तो प्राकृतिक चयन या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत क्या है, ये सिद्धांत जो है ये किसने दिया था, डार्विन। डार्विन क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने क्या कहा था, प्राकृतिक चयन यानी प्राकृतिक वर्ण का क्या मतलब होता है कि जीवित रहने के लिए जीव में संघर्ष होता है, इसमें जो जीव प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल होते हैं वे ही जीवित रहते हैं एवं अन्य जीव नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या मतलब है कि अगर
जीवित रहने के लिए क्या जीवों में क्या होना चाहिए, संघर्ष होना चाहिए। उन्हें अपने प्रकृति में उन्हें क्या वातावरण के अनुकूल होना बनना पड़ता है। तो इसमें जो जीव प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल होते हैं वे ही जीवित रहते हैं। यानी कि हमने क्या देखा था कि जब हमने प्रथम स्थिति देखा था, जो हरे रंग के, जो हमने उदाहरण अभी देखा, तो उसमें जो हरे रंग के वृक्ष थे वो कैसे, वो प्रकृति के अनुकूल थे। इस वजह से उनका क्या हो रहा था कि प्राकृतिक चयन हो रहा था, वे ही जीवित रहते एवं अन्य जीव क्या हो जाता है, नष्ट हो जाते। जैसे कि लाल रंग का जो था वो कैसे नष्ट हो गया था। अतः प्रकृति में श्रेष्ठ व अनुकूलित जीवों का ही वर्ण होता है। क्या लिखा है यहाँ पे, प्रकृति में श्रेष्ठ व अनुकूलित जीवों का ही वर्ण। वर्ण का क्या मतलब होता है कि वर्ण का मतलब क्या होता है, चयन होता है। तो प्रकृति खुद ही मतलब कि जो उस योग्य रहते हैं उसका क्या करती है, चयन करती है। जैसे उसमें कौवे के द्वारा जो हरे रंग के वृक्ष हो रहे थे उनका क्या हो रहा था, चयन हो रहा था। तो डार्विन ने इसे ही क्या प्राकृतिक चयन कहा था। और हमने और दूसरा सिद्धांत देखा था, क्या, आनुवंशिक अपवाद का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है कि जो छोटी समष्टि होने के कारण जीन की आवृत्ति को कोई भी दुर्घटना प्रभावित कर सकती है, या आनुवंशिक अपवाद का सिद्धांत है। यानी कि हमने क्या देखा था कि जब नीले जो नीले रंग के वृक्ष थे उनकी समष्टि यानी कि उनकी पॉपुलेशन क्या थी, अधिक थी, जबकि जो लाल रंग की उनकी क्या हो गई थी, कम। किस कारण कि मतलब वो एक कंडीशन, मतलब वहां पे हमने क्या सोचा था कि वहाँ लाल रंग की जो वृक्ष है उन पे क्या पड़ गया था, हाथी का पैर पड़ गया था, जिसकी वजह से जो लाल रंग के उनके जो पॉपुलेशन है लाल रंग के वृक्ष का, उनका पॉपुलेशन क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है। जिसके कम होने की वजह से क्या उनका धीरे धीरे वो एक प्रकार से खत्म ही होने लगते हैं और जनन नहीं हो पाता। तो इसमें क्या लिखा है कि छोटी समष्टि होने के कारण, जैसे लाल वृक्ष उनकी क्या थी, समष्टि यानी कि उनकी पॉपुलेशन कैसी हो गई थी, छोटी हो गई थी। जिससे क्या जीन की आवृत्ति आवृत्ति भी मत समझिए, बस ये जाने की जो जीन की आवृत्ति है उनमें कोई भी दुर्घटना क्या था, मतलब कोई भी जीन आवृत्ति उसमें क्या होता है, कोई भी दुर्घटना हो जाती है जिसकी वजह से वो प्रभावित कर सकती है। यह अनुवांशिक यही क्या है, अनुवांशिक अपवाद सिद्धांत, जो बिना किसी अनुकूलन के भी किसी समष्टि में विभिन्नता उत्पन्न कर सकता है। यानी कि बिना किसी लाभ, उसमें कोई लाभ नहीं है, फिर भी उसमें क्या हो रहा है, विभिन्नता हो रही है। तो यही क्या है, अनुवांशिक अपवाद का सिद्धांत है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो आनुवंशिक पद के सिद्धांत हमने देख लिया और प्राकृतिक चयन भी। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे उपार्जित लक्षण को पढ़ेंगे और जाति उद्भव और एक दो टॉपिक हमको पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।